I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. Today we are going to understand and define word growth of population. आज हम मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि विश्व में किस प्रकार से जनसंख्या का जो पैटर्न रहा है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट रही है और कैसे रही है। अगर हम प्राचीन काल से इसकी चर्चा करें तो हम देखें कि जो पुराना समय था, प्राचीन काल था, प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या की वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई। यानी प्राचीन समय में जो जनसंख्या थी वो धीमी गति से बढ़ रही थी। उसके लिए कुछ दशाएं थी जो जिम्मेदार थी, जैसे कि विषम जलवायु दशाएं, अर्थात क्लाइमेट इस प्रकार का नहीं था कि उसमें मानव जो है सर्वाइवल कर पाए या उसने उसके खुद को अनुकूल तब तक ढाल नहीं पाया था। उसका घुमक्कड़ जीवन था और अल्प पोषण, ये तीन चीज़ें इसके लिए उत्तरदायी रही है कि प्राचीन काल में जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसकी रेट जो थी वो धीमी थी। क्लाइमेट कंडीशन, घुमक्कड़ी जीवन और अल्प पोषण। उसके बाद प्रकृति में के साथ मानव ने जो समायोजन किया उसमें पशुपालन और कृषि। जब से मानव ने कृषि का कार्य आरंभ किया और पशुपालन का कार्य आरंभ किया, उसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि का दौर है जो प्रारंभ हो गया, क्योंकि कृषि के विकास के साथ ही जो खाद्य आपूर्ति थी, जो अल्प पोषण था, उसकी जगह पर्याप्त पोषण प्राप्त हुआ और मनुष्य भी इतने समय तक आते आते क्लाइमेट के साथ एडॉप्ट कर गया, उसके साथ उसने अनुकूलित दशाएं बना ली और फलस्वरूप क्या हुआ, उसने विषम जो जलवायु परिस्थिति है उनको सहन करने की क्षमता विकसित कर ली और इस समय तक जनसंख्या वृद्धि प्रारंभ हो चुकी थी। ये प्राचीन समय से लेके और वर्तमान तक का जो इतिहास है उसमें किस प्रकार से मानव ने संघर्ष किया है, इस क्लाइमेट के साथ खुद को ढाला है और उसके बाद उसने एक समाज के रूप में रहना जब से प्रारंभ किया है, तब से पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रोथ है जो प्रारंभ हुई है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से इसे देखें कि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक जो जनसंख्या वृद्धि का जो स्वरूप रहा है उसे हम तीन सामयिक कालों में बांट सकते हैं। तो पहली है कि अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर प्रमुख विशेषता मानव की भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था थी। यानी इस समय मानव जो था वो भोजन का संग्रहण करता था और भोजन की जो प्राप्ति थी वो शिकार के द्वारा करता था। मानव ने लगभग आज से 5 लाख वर्ष पूर्व जब अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, तब से मानव का विकास तेजी से हुआ है। आधुनिक मानव एक जाति के रूप में विकास और प्रजाति के रूप में जो विविधीकरण था, यानी स्पेसीज एंड रेसीज, उसका जो विविधीकरण है वो बिल्कुल साथ साथ हुआ है। अगर हम मानव के इतिहास को देखें तो एशिया महाद्वीप से मानव की उत्पत्ति, उद्भव, एवोल्यूशन माना गया है। उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, ये प्रमुख केंद्र रहे हैं मानव के, जहाँ पे मानव ने विकास किया है। और उसके बाद में मानव का जो प्रसार है वो अमेरिकी भूमि और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी जो अमेरिका है उसकी तरफ हुआ है। इस जो प्राचीन काल है, प्रारंभिक काल है, इसमें कृषि क्रांति है जो महत्वपूर्ण है। जब से कृषि क्रांति हुई है तब से जनसंख्या पुंजित रूप में, अर्थात एक साथ रहने लगी है। उसमें उसने पशुपालन और पौधों को जो पालतूकरण किया है, डिमोस्टिकेशन के साथ में जनसंख्या का केंद्रण हुआ है।
तो वनस्पति और पशुओं का जो पालतूकरण है वो लगभग आज से या ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व का अगर इतिहास देखें हम, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, नील नदी घाटी, दजला, फरात, यहाँ पे इस प्रकार के सबूत हैं कृषि क्रांति के। और उस दौर में अगर हम पूरे विश्व का घनत्व देखें तो लगभग 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसी ऐतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि में हम दूसरा दौर देखें कि वो है प्राचीन मध्यकालीन काल, यानी कि द एंशियंट मिडाइवल पीरियड। यह जो समय है वो ईसा से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि ईसा के समय जो पृथ्वी की अनुमानित जनसंख्या थी वो लगभग 3 लाख थी। उसके बाद में ये जो जनसंख्या है इसमें वृद्धि हुई और वृद्धि के बाद ये जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई, जिसमें यूरोप महाद्वीप, ये वो समय भी था जब कई कारणों से जनसंख्या की वृद्धि है जो घटी थी। इसमें कई युद्ध हुए, साथ ही कई ऐसी भयानक बीमारियां विश्व के अंदर फैल गई जिनका उस समय मानव पे इलाज नहीं था। ये दौर था वो दूसरा दौर था। तीसरा जो ऐतिहासिक काल है उसको हम देखें तो वो मॉडर्न पीरियड है। और मॉडर्न पीरियड जो है वो 1650 ईस्वी से वर्तमान तक माना जाता है। इसके अंदर महत्वपूर्ण है औद्योगिक क्रांति। और जब से औद्योगिक क्रांति हुई है तब से जो मानव की जनसंख्या है उसके अंदर त्वरित वृद्धि हुई है। ये जो समय है वो 1750 से और 1900 के मध्य का समय है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है जो तीव्र हुई है। तो ये 3 जो ऐतिहासिक काल हैं, समय के अंतराल हैं जिसमें जनसंख्या की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो ग्रोथ हो रही है विश्व के अंदर जनसंख्या वृद्धि की, इसको हम कैसे माप सकते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि है क्या। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होता है, इट मीन्स कॉल, वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिस एरिया। उस जगह स्थान की जो जनसंख्या है उसके अंदर वो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या जब बदलती है एक निश्चित समय में तो उसे हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की। इसकी 2 विधि हैं। एक प्रतिस्थापन विधि है जिसके अंदर ये माना जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर का जो शुद्ध अंतर है उसके बाद जो पॉपुलेशन निकल के आती है उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दूसरी विधि के अंदर प्रवास को भी महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात जन्म और मृत्यु दर के आंकड़ों के अलावा माइग्रेशन के प्रभाव है उनको ध्यान में रखा जाता है कि उस एरिया के अंदर कितना आप्रवास हुआ है, कितना उत्प्रवास हुआ है। आप्रवास मतलब वहाँ पे आए हैं लोग, उत्प्रवास का मतलब वहाँ से गए हैं लोग। और उसके बाद जो वृद्धि है, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ निकल के जो आती है वो अवलोकित परिवर्तन विधि कहलाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि को मापने की 2 इकाई है। इसी में अगर हम आगे बात करें कि जो विश्व की जनसंख्या है उसकी वृद्धि को जो नियंत्रित करने वाले कारक हैं तो वो 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगर हम इनको अलग अलग स्टडी करें तो हम देखें कि जो जन्म दर है किसी भी एरिया की वो जनसंख्या वृद्धि के लिए धनात्मकता का कार्य करती है। इस जन्म दर को भी प्रभावित करने वाले कारक हम देखें तो वो होते हैं जैविक, जनांकीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कारण हैं उनकी भूमिका इसके अंदर महत्वपूर्ण होती है। उनमें हम देखें कि उर्वरता, वैवाहिक आयु, विवाह की अवधि, यौन स्वभाव, ये आदि आधारभूत कारक किसी भी क्षेत्र के जन्म दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
इसके अलावा जैविक कारकों में वहाँ की प्रजाति, उसके स्वास्थ्य और स्थानांतरण जैसी आनुवांशिक जन्यता है, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जनांकीय कारकों में हम आयु, यौन संगठन, आवास और महिलाओं की कार्य संलग्नता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। अगर हम इसमें देखें कि भारत के अंदर एक सर्वे किया गया था जिसमें देखा गया था कि साक्षरता जो है वो और जन्म दर है उसके अंदर प्रतिकूल संबंध है। अर्थात पढ़े लिखे जो परिवार हैं, पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे कम हैं और जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनके बच्चे अधिक हैं। तो भारत के अंदर साक्षरता, परंपरा, रीति रिवाज, इनका भी जन्म दर पर प्रभाव है जो पड़ता है। इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक कारक और सरकारी जो नीतियां हैं वो भी किसी क्षेत्र की जन्म दर को प्रभावित करते हैं और यह जन्म दर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करती है। दूसरा है कि मृत्यु दर इम्पोर्टेंट है। जन्म दर की तरह ही मृत्यु दर को भी जनांकीय, सामाजिक और आर्थिक कारकों के साथ ही अनेक आपदाएं प्रभावित करती हैं। जैसे किसी देश के अंदर आवास, पोषण, स्वच्छता जैसी सुविधाएं नहीं हो तो वहाँ पे मृत्यु दर बढ़ जाती है। अगर उसको नियंत्रित नहीं करें तो वहाँ पे लोगों की संख्या, बड़ी संख्या में मृत्यु होती है, फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि है वो ऋणात्मक हो जाती है। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जो है वो है प्रवास की जो माइग्रेशन है उसके अंदर इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन यानी कि उत्प्रवास और आप्रवास, ये जनसंख्या के ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं। किसी क्षेत्र में अगर बाहर से लोग आके रहें तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगी, लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया से वो लोग आए हैं वहाँ की जनसंख्या वृद्धि है जो ऋणात्मक होगी। ये लोग जो प्रवासी हैं, ये जो प्रवास है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि उत्तर अमेरिका जो है वहाँ पे यूरोप से 1880 से 1920 के बीच लगभग 4 करोड़ लोग प्रवास कर गए और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जाके बस गए। ये प्रवास का अंतर है। तो जनसंख्या वृद्धि को जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास भी प्रभावित करता है। इसके आगे अगर हम देखें कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसके अंदर प्रादेशिक भिन्नता है कि जनसंख्या वृद्धि संपूर्ण पृथ्वी पे समान नहीं है, वरन इसमें स्थानिक भिन्नता रही है। जैसे हम देखें कि ये भिन्नता जो है विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों के मध्य है। वर्तमान समय में जो विकसित और अविकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे एशिया महाद्वीप के राष्ट्र हो या अफ्रीका के राष्ट्र हो या लैटिन अमेरिकी राष्ट्र हो, जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों में जो जन्म दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है, उसको नियंत्रित कर लिया गया है। अगर हम तुलनात्मक रूप से जनसंख्या वृद्धि के सभी महाद्वीपों का अध्ययन करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो विकासशील और अर्धविकसित राष्ट्रों की अधिक है, जबकि विकसित राष्ट्रों में जो जनसंख्या वृद्धि है वो या तो सामान्य है या फिर ऋणात्मक है, अर्थात उन लोगों ने इसको कंट्रोल कर लिया है। जबकि विकासशील जो देश हैं वहाँ पे क्या हुआ है कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन है और निर्धनता के कारण बड़े परिवार हैं कि अधिक लोगों की संख्या होगी तो कमाने वाले लोग भी अधिक होंगे। इसकी वजह से क्या हुआ है कि उनका जीवन स्तर भी गिर गया है और फलस्वरूप ये हुआ है कि जो जन्म दर है वो अत्यधिक पाई जाती है, क्योंकि बड़ा परिवार को ये माना जाता है कि पोषण के लिए अधिक लोग कमाएंगे तो अधिक आमदनी होगी। इस वजह से विकासशील राष्ट्रों के अंदर जनसंख्या जो है
तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो अर्ध विकसित राष्ट्र हैं। जबकि इसके उलट जनसंख्या की जो ऋणात्मक वृद्धि है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र हैं। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर उच्च है और जन्म दर भी कम पाई जाती है, मृत्यु दर भी कम है। फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि है वो स्थिर अवस्था से ऋणात्मक अवस्था में चली गई है। इस प्रकार हमने आज देखा कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस प्रकार का जो समय रहा है जिससे विश्व की जनसंख्या बढ़ी है, और कहते किसे हैं वृद्धि, उसको नियंत्रित करने वाले कारक, और जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भारत में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।